स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित नवीनतम विषयों पर नवीनतम व्याख्यान नियमित अंतराल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज हम लोग व्यावसायिक संनियम के एक महत्वपूर्ण नियम प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2D के अनुसार उसका संदर्भ लें तो उसके अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य ने कोई काम किया है या करने से अलग रहा है। पहली बात, क्या जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता या किसी अन्य ने कोई काम किया है या करने से अलग रहा है, कोई कार्य करता है या करने से अलग रहता है, अथवा कोई काम करने या करने से अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य विरति या वचन प्रतिफल कहलाता है। ऐसा डेफिनेशन के तौर पर बात बिल्कुल सही समझ में आ गई, लेकिन यदि इसको स्पष्ट रूप में समझा जाए तो सीधा मतलब जो निकलता है वो क्या कि जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा पर कुछ निश्चित दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या करने का वचन देता है, तो इसको हम प्रतिफल मानते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप सेब खरीदने गए, आपने सेब वाले से पूछा सेब क्या भाव है। सेब वाले ने कहा साहब 100 रुपये किलो। तो यहां पर प्रतिफल क्या है? दोनों की इच्छा है। आपका प्रतिफल, आपकी इच्छा सेब, विक्रेता का प्रतिफल, विक्रेता की इच्छा 100 रुपये। दोनों एक दूसरे की इच्छा का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की इच्छा को ऑनर करते हैं। तो ये जो प्रतिफल प्राप्त हुआ एक दूसरे के विपरीत प्राप्त हुआ, इसको हम कंसिडरेशन प्रतिफल कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर हम प्रतिफल की कुछ विशेषताएं भी डिस्कस करते हैं। पहला, प्रतिफल कुछ कार्य या विरति या वचन हो सकता है। कुछ करे, कुछ करने से मना कर दे या कोई प्रॉमिस दे दे। अगर इनमें से कोई भी कार्य वो करता है, कुछ कार्य या विरति या वचन। पहली विशेषता, प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर ही किया जाता है। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण में आपकी इच्छा सेव, जबकि विक्रेता की इच्छा क्या थी? 100 रुपये। तो दोनों की अपनी इच्छा होगी जिस पर कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आ सकता। प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से भी हो सकता है, यानी कि ऐसा संभव है कि भुगतान या प्रतिफल कोई तीसरा पक्षकार करे। मान लेते हैं आप अपने पिता के साथ सेब खरीदने गए, सारा लेन देन का हिसाब, सारा लेन देन का प्रोसेस आपने पूरा किया, लेकिन भुगतान करते समय आपके पिता ने भुगतान किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भुगतान कौन कर रहा है? कोई तीसरा पक्षकार। तथापि इसको हम प्रतिफल मानेंगे। प्रत्येक अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि कुछ ना कुछ प्रतिफल अवश्य हो। भारतीय अनुबंध अधिनियम यह कहता है कि प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, यानी कि ऐसे ठहराव जहां पर कोई प्रतिफल नहीं होगा, आप उनको ऑनर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रत्येक नियम के कुछ ना कुछ अपवाद अवश्य होते हैं। ये नियम भी इसका अपवाद नहीं है।
कुछ दशाएं ऐसी हैं जहां पर प्रतिफल न होते हुए भी अनुबंध वैध मान लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के कारण कोई अनुबंध किया जा रहा है तो वहां पर प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने पुत्र को अपनी जमीन उपहार में दे दी, या नाम मात्र के प्रतिफल ₹1 में उसने अपना बंगला अपने पुत्र को दे दिया। तो यहां पे दो बातें आ गई। अगर बिना प्रतिफल, यानी कि ऐसे ही, ठीक है भाई, ले आप मेरे पुत्र हैं, ले जाइए, एक बात। दूसरी बात क्या हो सकती है? ₹1 के प्रतिफल में। तो दो बातें, प्रतिफल है ही नहीं या प्रतिफल अपर्याप्त है। सोचने वाली बात यहां पर यह है कि अनुबंध अधिनियम की सारी शर्तें, जिन्हें मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ साझा किया था, उनमें से जितनी भी शर्तें थीं वो सब पूरी कर दी गई। कोई कोरेशन नहीं है, उत्पीड़न नहीं है, अनुचित दबाव नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, मिसगाइड नहीं है, किसी किस्म का कोई धोखा नहीं है। तो यहां पर यह सौदा क्यों किया जा रहा है? क्यों हम लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति या तो मुफ्त में या ₹1 जैसी नाम मात्र की राशि के लिए बदले में हस्तांतरित कर रहे हैं? कारण है स्वाभाविक स्नेह। प्रत्येक पिता का अपने पुत्र के प्रति स्वाभाविक स्नेह होता है। इस स्नेह के कारण यदि कोई अनुबंध किया जाता है तो वह अनुबंध लीगल होगा, वैध होगा। लेकिन ध्यान रखना होगा कि यह अनुबंध निकट संबंध, पारस्परिक स्नेह और लिखित और रजिस्टर्ड हो। इसी प्रकार से स्वेच्छा से दिया गया क्षतिपूर्ति का वचन, वॉलंटरी कंपनसेशन की दशा में भी हमारा अनुबंध वैध होगा। अर्थात जहां ठहराव एक ऐसे व्यक्ति को पूर्ण अथवा आंशिक क्षतिपूर्ति करने का वचन है जिसने वचनदाता के लिए स्वेच्छा से कार्य किया है, वहां पर एक बार अगर आपने क्षतिपूर्ति का वचन दिया तो निश्चित रूप से आपको उसे पूर्ण करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कोई मदद मांगी। आपने कहा, भाई आप बाजार जा रहे हैं, कृपया मेरे लिए ये सामान खरीद करके लेते आइएगा। उस व्यक्ति ने हाँ भर दी कि ठीक है साहब, मैं बाजार तो मैं जा ही रहा हूं, आपके लिए भी सामान लेता हुआ आ जाऊंगा। जब वो लौट करके आया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जाने से पहले उस व्यक्ति ने आपसे कोई प्रतिफल नहीं मांगा। आपने रिक्वेस्ट की, उसने हाँ भर दिया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब लौट के आए, आपने कहा, धन्यवाद, आप मेरे लिए आपने इतना कष्ट उठाया, इसलिए मैं आपको ₹50 देने का वचन देता हूं। ये ₹50 आप किस बात के लिए दे रहे हैं? यहां पर कोई अनुबंध नहीं है, तथापि चूंकि आपने कमिटमेंट किया है, इसलिए आपको ये ₹50 देने पड़ेंगे। ये एक वैध अनुबंध हो गया है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ₹50 के बदले में अगर वो ये कहें कि ये सामान लाए हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि सामान उस स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से लेकर के आए थे, जिसके लिए उन्होंने कोई आपसे पैसे या किसी प्रकार का कोई प्रतिफल नहीं मांगा था। एजेंसी के ठहराव, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, सामान्यतया एजेंसी में प्रतिफल होता है, सामान्यतया। लेकिन यदि बिना प्रतिफल के भी कोई व्यक्ति आपका एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति और आपके बीच में हम एक वैधानिक अनुबंध
की संरचना देखेंगे। वैधानिक अनुबंधों का गौर करने वाली बात हो गई यहाँ पर कि यद्यपि आपने अपने एजेंट को कुछ नहीं दिया, फिर भी चूंकि एजेंट के और आपके बीच में एक अनुबंध हुआ है, तो एक अपवाद के रूप में भारतीय अनुबंध अधिनियम एजेंट और आपके बीच में वैधानिक संबंध को स्वीकार करता है और इसे एक वैध अनुबंध का दर्जा देता है। दान के ठहराव, डोनेशंस। दान में प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं माना जाता, लेकिन यदि आप किसी को कुछ दान देने का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, तो आपको उस प्रॉमिस को पूरा करना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके दान के वादे पर दूसरे व्यक्ति ने, यानी कि वह व्यक्ति जो दान प्राप्त करना चाह रहा है, दान प्राप्त करने चाह रहा है, उसने कोई ना कोई कार्य जरूर कर, निःशुल्क निक्षेप, फ्री बेलमेंट। यदि कोई व्यक्ति अपनी चल संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को निःशुल्क उपयोग के लिए दे देता है, चल संपत्ति निःशुल्क उपयोग के लिए दे देता है, तो संपत्ति को वापस करते समय आप उससे कोई शुल्क या कोई प्रतिफल की मांग नहीं कर सकते। यहां पर उस व्यक्ति का दायित्व होगा आपको आपकी चल संपत्ति लौटाए, और आपका दायित्व होगा कि आप उसके बदले कुछ प्राप्त ना करें। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपका मित्र आपके पास आता है और आपसे आपका स्कूटर बाजार जाने के लिए मांग लेता है। स्कूटर लेके वो जाता है, जब लौट करके आता है तो आप कहते हैं स्कूटर आप लेके गए थे, 2 घंटे आपने इसका उपयोग किया, इसमें से 2 लीटर पेट्रोल आपने जला दिया, कृपया मुझको 500 रुपए दीजिए। तो आप गलत हैं। यदि आपको पैसे की आवश्यकता थी, प्रतिफल की आवश्यकता थी, तो स्कूटर को देने से पहले कहिए, मित्र, दोस्त, आप स्कूटर जरूर ले जाएं, लेकिन 500 रुपए मैं आपसे प्रतिफल के रूप में प्राप्त करूंगा। इसी प्रकार स्वेच्छा से अवधि वर्जित ऋण के लिए भुगतान का वचन। यदि कोई ऋण अवधि वर्जित हो गया है, अर्थात उसका समय बीत गया है और आपने उसका कोई भुगतान नहीं किया है, तो कानून के अनुसार अवधि वर्जित ऋण का भुगतान आप प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। तथापि यदि आप स्वेच्छा से अवधि वर्जित ऋण का भुगतान करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं, तो ऐसे ऋण के भुगतान को हम अवधि वर्जित ऋण के भुगतान के रूप में जानते हैं। चूंकि यहां पर यह भुगतान एक अवधि वर्जित टाइम बार्ड अवधि वर्जित ऋण के लिए किया जा रहा है, तो यहां पर प्रतिफल नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में ऐसा कोई ऋण है ही नहीं। तो आज हमने जाना प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, इस नियम की व्याख्या क्या है। जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पर, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित नवीनतम व्याख्यान समय समय पर उपलब्ध कराए जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, निश्चित रूप से आपसे निवेदन है, नीचे सब्सक्राइब का बटन और कमेंट जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब का बटन मुझे नियमित अंतराल पर इन वीडियोस को जारी करने के लिए प्रेरणा देता है।